मुझे कुछ नहीं है, मैं तो कल हम दोबारा कर लेंगे फिर मैं कर सकता हूँ, मुझे अपना पता कर सकता। चलें ये तो कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं। चलें ये आज का लेक्चर है हमारा, और टुडेज एजेंडा प्रोडक्ट फंडिंग होलसेल की है और एक्सटेंशंस जो कि यूज़ होती हैं होलसेल के बिजनेस मॉडल में हमें हेल्प करने के लिए। और दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्शन है, होलसेल के मॉडल में कौन कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने। कोई बता सकता है मुझे कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से हम करते हैं? सर उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले जाकर कीपर में जाते हैं। कीपर में जाकर जो हमारा क्राइटेरिया होता है प्राइस ऐड करने का, लिस्टिंग का, वो सारा एड करके उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उनको हम 1 बाय 1 चेक करते हैं और उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं कि अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, ब्रांड सेल नहीं कर रहा। बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं, ग्राफ चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें नया रिस्ट्रिक्शन तो नहीं बाय है। बॉक्स कोई बताए, आप बताएं बाय बॉक्स क्या होता है? जिससे साइट्स को ऐड टू कार्ट, और जो बंदा डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करेगा वो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी की खाते में सेल्स बाय जाएगी। बॉक्स हम कह रहे हैं सिंपल वे में हम समझे एक संदूक है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, संदूक है, जिसके पास संदूक होगी वो खोलेगा, निकाल के अपनी संदूक में से दे देगा, ठीक है जी। ये इजी सब है। अच्छा आगे। सर वो कह रहे हैं कि अगर नहीं जुड़ेगा फ्राइडे को आपको छुट्टी लेके हो गया कंप्लीट आप? जिससे ऐड टू कार्ट बाय बॉक्स यानी कि होलसेल के बिजनेस में जो सबसे मेन चीज़ है वो बाय बॉक्स। जिसके पास संदूक है वो अपनी प्रोडक्ट संदूक से निकाल के देता रहे, जिसके पास नहीं है वो साइड पे रख के बैठा हुआ है, उसकी इन्वेंट्री सेल नहीं होगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो उसको सर्च करके उसकी प्राइस देख के उससे सेल करेगा तो फिर हो जाएगी सेल। ऐसी है। सर एक सवाल है तो जी जी पूछें। बाय बॉक्स जो होता है उसको गेट करने का क्राइटेरिया थोड़ा वो बताया था सबको, फीस अमेज़ोन जो बाय बॉक्स देने का अमेज़ोन का क्राइटेरिया वो ये है जिसकी प्राइस कम से कम हो और जो FBA कर रहा हो। अमेज़ोन FBA की निस्बत FBM की निस्बत FBA वालों को प्रायोरिटी देता है, ठीक है, उन्हें बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा देता है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है जो FBA करते हैं अमेज़ोन का वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री पहुंचाते हैं, अमेज़ोन उनसे पैसे लेता है तो अमेज़ोन उनसे कमाई करता है। जो FBM करते हैं वो अपने घर पे रख के बैठे होते हैं, अमेज़ोन को कोई फीस नहीं पड़ रही होती उनकी, तो अमेज़ोन उन्हें डिस्करेज करता है। तो अमेज़ोन जो FBA कर रहे हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा बाय बॉक्स देता है उसकी निस्बत, FBM की निस्बत। और उसके बाद उसका जो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस पर फीडबैक्स कितने हैं या रिव्यूज़ कितने हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं, उनको भी काउंट करता है। उनको भी काउंट करते हैं। तो अगर इसकी प्राइस कम है उसके फीडबैक और रिव्यूज अच्छे नहीं है या कम है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ इस तरह से है, ये क्राइटेरिया है अमेज़ोन का। API स्कोर कर लेंगे। API स्कोर के बाद API स्कोर जो हम API स्कोर होता है शिपिंग के रिलेटेड, जो हमने शिपिंग क्रिएट की थी ना उसके रिलेटेड होता है। वो API स्कोर जो जितनी अच्छी शिपिंग क्रिएट करेगा उतना ही अच्छा उसका API स्कोर होगा। अगर API स्कोर आपका 500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 500 से नीचे API स्कोर नहीं जाना चाहिए। अगर 400 से नीचे चला गया आपका अकाउंट अमेज़ोन ने सस्पेंड कर देना। 400 से नीचे तो हम सेट करते हैं कि 500 से नीचे जाए ही ना आपका, ठीक है। अच्छी शिपिंग कि अमेज़ोन को डिटेल्स ठीक दी हैं आपने, जितना आपके कार्टून का साइज़ है वो सारा आपने ठीक दिया है अमेज़ोन को। अमेज़ोन को इतना खपना नहीं पड़ा आपकी इन्वेंट्री जब उन्हें रिसीव हुई है, ठीक है। जो आपने डिटेल्स दी वही थी जब इन्वेंट्री रिसीव हुई, तो वो IPI स्कोर सॉरी होता है IPI। अच्छा कुछ कैटेगरीज होती हैं, गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी। कोई बता सकता है गेटेड कैटेगरी कौन होती है? आशिर भाई। सर जो गेटेड होती हैं उनको अमेज़ोन डायरेक्टली अलाउ करता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं अमेज़ोन पर, और जो अनगेटेड होती हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं या जिनको ना अमेज़ोन डायरेक्टली अलाउ नहीं करता कि आप अमेज़ोन पे सेल करें। उसको सेल करने के लिए आपको पहले अमेज़ोन से अप्रूवल की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि सर कोई फूड है, फूड प्रोडक्ट है या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट है जैसे मेडिसिन होगी,
या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, तो उसके लिए पहले अमेजोन को हमें रब्ता करना पड़ेगा, उससे अप्रूवल मांग के उससे टीम से डिस्कस करने के बाद फिर अगर अप्रूवल देते हैं तो हम वो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेल नहीं कर सकते। तो ये जो ऑलमोस्ट आपका जवाब ठीक है। जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए भी हम सर्टिफिकेशन देते हैं या उनके एक्स्ट्रा अब पैकेज। मैं आपको बताता हूँ गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करता सेल करना न्यू अकाउंट पे, ठीक है। कुछ कैटेगरीज होती हैं जो अमेजोन न्यू अकाउंट पे सेल करना कहता है कि आप कर लें, जैसे होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज वगैरह की कैटेगरी है, तो वो कहता है कि आप सेल करें, ठीक है। लेकिन जो बाकी है सामान, जिस तरह से है हमारा मेडिकल के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अमेजोन अलाउ नहीं करता आपको इस तरह की चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ जो बैटरी के रिलेटेड है या कोई मशीनरी के रिलेटेड है, ठीक है, तो वो अमेजोन अलाउ नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आप जो बैटरीज है वो बड़े हसास मामलात की चीज़ें हैं, ये मेडिकल के रिलेटेड हो गया, तो अमेजोन वो ये श्योर करता है कि यार पहले मैं इसे बिज़नेस करने देता हूँ साल 2 साल, फिर मैं देखता हूँ कि ये इसने कैसे बिज़नेस किया है, ठीक किया बिज़नेस हमारे साथ, ठीक चला है, फिर इसे मैं अलाउ कर दूंगा, चलें अब कर लें, कि इसमें इंसानी जानों का बहुत ज़्यादा मैटर होता है। जैसे मेडिकल की किट्स वगैरह हैं या उनके जो हैं, तो ये ना कि यार कोई क्वालिटी ऐसी ना बेच दे जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। मेडिकल अब कोई ऑपरेशनल के रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपने जो उसमें कॉपर यूज़ किया है वो आपने नहायत ही घटिया यूज़ कर लिया है, उसके अंदर जरासीम है, ठीक है, वो वॉश अच्छी तरह से नहीं हुआ था, उसके अंदर जरासीम है, तो वो अगर कोई ऑपरेशन उसके साथ कर देगा, वो जरासीम उसमें चले गए, उसके यानी कि नुकसान होगा उस बंदे को। तो ये इस रिलेटेड अमेजोन बड़ा ना सेंसिटिव है, तो वो इस वजह से इस तरह की कैटेगरीज जो है ना वो अलाउ नहीं करता न्यू सेलर्स को। लेकिन एक टाइम आता है, आप 1 साल 2 साल बिजनेस करेंगे, आपको अमेजोन आहिस्ता 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 चलें, ये भी कैटेगरी आपको अलाउ कर देगा, ये भी कर दी, ये भी कर दी, वो आपकी परफॉर्मेंस देख के करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे बैटरीज की है, वो बैटरीज की कैटेगरी क्यों नहीं आपको अलाउ करता कि आप शिप करवाएं, कोई आपकी वो बैटरीज की क्वालिटी अच्छी ना हो, उसका जो तेज़ाब है वो बाहर आ जाए और उसमें आग भड़क जाए, उस आग की वजह से पूरे शिप में आग लग जाए, बाकियों का भी पूरे शिप ही जल जाए, सुनते हैं ना कि शिप जल गया ये, तो इस वजह से अमेजोन अलाउ नहीं करता इस तरह की प्रोडक्ट्स न्यू सेलर्स को। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपको अलाउ करता जाएगा चीज़ें, जितना अकाउंट ओल्ड होता जाएगा उतनी कैटेगरीज आपको अलाउ होती जाएंगी, ठीक है। तो ये होती हैं गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज कुछ इस तरह से। ये आप पढ़ लें, अ गेटेड कैटेगरी इज अ कैटेगरी दैट हैज़ रिक्वायर्ड अमेजोन्स अप्रूवल फॉर सेल। अमेजोन माइट रिक्वायर परफॉर्मेंस चेक्स, एडिशनल फीस भी उसकी होती है। परफॉर्मेंस चेक भी अमेजोन करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगर गेटेड कैटेगरी आपने सेल करनी है। एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज, यानी कि उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर करता है। अगर आपने फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट है और वो गेटेड प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको अमेजोन पे सेल करना है तो वो कहेगा जी अपनी कंट्री की, जैसे आपने जहाँ से आपने ये मैन्युफैक्चर करवाई है उस कंट्री का जो फूड के रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। हाँ, फूड क्या कहते हैं? हाँ, फूड अथॉरिटीज़। उनसे प्रोडक्ट अप्रूव करवाएं पहले, उनसे सर्टिफिकेट लें, वो सर्टिफिकेट अमेजोन देखेगा आपका, ठीक है। वो इस तरह से कैटेगरी को अनगेट करवा सकते हैं। तो सर ये जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट होते हैं ये सर्टिफिकेशन अलाउ करते हैं? हाँ, यह कि जिस चीज़ जो प्रोडक्ट की उसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। द कैटेगरीज आर गेटेड टू प्रोटेक्ट बोथ कस्टमर्स एंड सेलर्स, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। हाउ टू फाइंड इफ द कैटेगरी इज गेटेड और यू आर एलिजिबल टू सेल द प्रोडक्ट। 2 वेज होते हैं कैटेगरीज को देखने के कि ये गेटेड है या नहीं है, या अनगेटेड है या नहीं है। एक है फनल गुरु की नेम से एक्सटेंशन है, फनल गुरु एक्सटेंशन क्रोम की एक्सटेंशन है, लेकिन इस एक्सटेंशन का मसला ये है कि ये सेलर सेंट्रल अकाउंट आपके पास होगा तो फिर ये वर्क करेगी। सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। ये किस तरह की नज़र आती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
ये एक्सटेंशन यहाँ पे है फनल गुरु के नेम से, ठीक है। अब मेरे इस यहाँ पे लगा हुआ है सेलर अकाउंट, तो ये देखिए वो बता रहा है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हैजमट है प्रोडक्ट? नो, ये प्रोडक्ट हैजमट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है फनल गुरु। ये आपको पता चल जाएगा ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो ये क्या है? अनगेटेड है, अनगेटेड है ना, वो कह रहा है आप सेल कर सकते हैं फनल गुरु, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है मी टू लिस्टिंग के साथ। जब आप मी टू लिस्टिंग करते हैं, वो मैं अभी मी टू लिस्टिंग हम करेंगे तब मैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब मी टू लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा आपको। कह रहे जी हाउ टू अनगेट कैटेगरीज। तो ये तरीके हैं हमारे पास कैटेगरी अनगेट करवाने के। हमें इनवॉइस चाहिए, ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन चाहिए। क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? जो मैंने फूड अथॉरिटी की सर्टिफिकेशन आपको दी, तो इसकी वो अगर फूड के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो उस फूड अथॉरिटी की मांगेगा सर्टिफिकेशन, वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आपने जो उस ब्रांड से प्रोडक्ट्स लिए हैं ना, तो आप उस ब्रांड की इनवॉइस आपके पास होगी। इनवॉइस क्या होती है? वो जो एक लिस्ट मार्क होती है, सेल परचेज का होता है। जब हम किसी शॉपिंग मॉल पे जाएं शॉपिंग करने के लिए, हम शॉपिंग करते पैसे देते तो आपको रसीद देता है, उसको सारे उस पे होता है लिखा, उसे इनवॉइस कहते हैं। जो हमने परचेजिंग सेल, हाँ, उसे थोड़े से पढ़े लिखे स्टाइल में इनवॉइस कहते हैं, वैसे उसे रसीद कह देते हैं। वो इनवॉइस है। वो जो हम परचेजिंग करेंगे ना उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से लेट्स सपोज हम परचेजिंग करेंगे तो वो हमें इनवॉइस देगा ना कि ये हमने इतने की परचेजिंग की है, ये प्रोडक्ट परचेज की है, तो वो इनवॉइस हमारी यूज़ होगी अमेज़ॉन पे। तो ये देखें जी, हमने उस ब्रांड से ही परचेजिंग की है, ये ले इनवॉइस, सर्टिफिकेशन और एक इनवॉइस। हाँ, ये हमने उसी ब्रांड से परचेज की है, तो ये ले इनवॉइस। अमेज़ॉन में इनवॉइस देखेगा जी ठीक है, इनवॉइस आपको अलाउ कर दे। ब्रांड के पहले सर्टिफिकेशन होनी होगी इसलिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ इनवॉइस चाहिए, सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब ब्रांड ने वो लॉन्च की होगी प्रोडक्ट, हाँ। तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट हाँ, दिया होगा, सर्टिफिकेट दिया इसलिए होगा। वो इनवॉइस पे वो काम सिर्फ कर रहे इनवॉइस हैं। पे काम आपका चल गया, ये बहुत अच्छा कमांड था, शाबाश। जब इन ब्रांड ने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लाइव की है तो अमेज़ॉन ने उससे लिया होगा ना कि भाई जी आप सर्टिफिकेट दें, आप तो गेटेड प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसको इनवॉइस दिखाया कि मैंने चीजें परचेज की हैं, तो मेरे पास इनवॉइस नहीं यार भाई, आप पॉइंट नहीं समझे इनका। मैं तो दिख रहा था इसलिए। बात ये है कि जब ये वो वाला ब्रांड, वो एक दिन में ब्रांड तो नहीं ना बन गया इतना बड़ा, वो वाला ब्रांड जब वो लाइव हुआ, अमेज़ॉन ने देखा कि ये तो गेटेड कैटेगरी कर रहा है, जी अमेज़ॉन ने उससे सर्टिफिकेशन मांगी होगी, ठीक है, कि सर्टिफिकेट दें हमें, आप ये वाली जो गेटेड प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट देगा उस अथॉरिटी के रिलेटेड। ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी अथॉरिटी उसका सर्टिफिकेट देगा, ये देखें जी मेरी प्रोडक्ट ठीक है, अमेज़ॉन उसे अलाउ कर देगा, वो सर्टिफिकेट दे के, या रिजेक्ट कर देगा, अलाउ कर, लेट्स सपोज उसे अलाउ कर दिया, ठीक है जी अलाउ हो गया। अब हम जो है उस ब्रांड को सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पे, हमने उससे परचेजिंग की ब्रांड से, ब्रांड ने हमें इनवॉइस दी अपनी कि ये आपने परचेजिंग की, इतने डॉलर बने, हमें इनवॉइस दे दी। अब हम अमेज़ॉन पे मी टू करते हैं, अमेज़ॉन हमें पूछेगा भाई आप कहाँ आ गए, ये तो गेटेड प्रोडक्ट है, आप कहाँ आ गए, तो हम क्या कहेंगे, हम वो इनवॉइस देंगे, ये दे इनवॉइस, जो ब्रांड हमें ये इनवॉइस हमने ब्रांड से ही सेलिंग की, परचेजिंग की है। ठीक है। तो हम खुद तो प्रोडक्ट तैयार नहीं ना की, ब्रांड ने हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दी है अपनी प्रोडक्ट, तो उसने तो पहले ही सर्टिफिकेशन अमेज़ॉन को दे दी थी जब वो लाइव हुआ था, ठीक है, तो हमें सिर्फ इनवॉइस चाहिए। तो सर ये है कि एक तो ब्रांड और अमेज़न की आपस में बातचीत होगी, इनवॉइस दिखा रहे हैं, जब हम नीचे करके बैठेंगे तो वही हम इनवॉइस अमेज़न को दिखा देंगे। जी सही है, ठीक है, बात समझ में आएगी। ये तो होगी ब्रांड की बात। अब अगर हम होलसेलर की बात करते हैं, चलो ये बात नहीं, अच्छा, कैटेगरी अनगेट करने के लिए फनल गुरु के नेम से ना www.funnelguru.com ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से जाके कैटेगरी अनगेट करवाई जा सकती है। उसके लिए वो पैसे लेते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली काम होता है कैटेगरी को अनगेट करना, ठीक है। $700-800 लग जाते हैं, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है उसकी प्राइस पे।
अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपने होलसेल के बिजनेस में अवॉइड करना है इन्हें सेलिंग करते हुए पहले शुरू में, जो इजीली ब्रेकेबल हो। ठीक है, क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल होंगी तो उसके लिए उसे पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए, ताकि वो ब्रेकेबल ना हो, ब्रेक ना हो, तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले ही होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा हमारा, तो ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं करनी। हैजमट प्रोडक्ट ना हो दैट कैन कैच फायर इजीली एंड आर डेंजरस टू शिप एंड स्टोर, बैटरीज के रिलेटेड प्रोडक्ट। मल्टीपल वेरिएशंस ना हो उसमें, मल्टीपल वेरिएशंस ना हो, ज़्यादा 3 वेरिएशन। तो कलर तो हो सकते हैं ना। हाँ, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पहले आप करें ही ना। ठीक है, एक भी बस वेरिएशन है उसकी। अगर ज़्यादा ही अच्छी प्रोडक्ट है तो 3 वेरिएशन वाली कर लें बस, ज़्यादा से। सर एक प्रोडक्ट देखी थी, मतलब उसके 4 साइज थे, मतलब 4 साइज नहीं करनी वेरिएशन जी, वेरिएशन है ना, साइज़ की वेरिएशन आ गई। कलर्स की तो इशू नहीं है। तो भाई वो वेरिएशन, दोनों वेरिएशन ही हैं, कलर कलर भी वेरिएशन है और उसकी साइज़ की भी वेरिएशन है। 3 वेरिएशन से ज़्यादा नहीं करनी, वो चाहे कलर की हो चाहे साइज़ की। ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह जो हैं, ये वाल वगैरह आपने नहीं करनी। लाइबिलिटी इश्यूज जिनका हो वो नहीं करनी। क्वालिटी इशू जिनका हो, वेपन्स के रिलेटेड हो, ये प्रोडक्ट्स आपने नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, ये गेटेड प्रोडक्ट है ना, हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपको। लायबिलिटी इशू ये है कि वो ब्रांड के रिलेटेड ये चीज़ है कि वो लायबल भी हो, भरोसामंद हो। हम तो किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं ना, वो लायबिलिटी, वो उस प्रोडक्ट की लायबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक एक्सटेंशन है स्कैन अनलिमिटेड के नेम से, ये एक्सटेंशन आपने क्रोम की ऐड कर लेनी है अपने ब्राउज़र पे, फ्री एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है? ये स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इस एक्सटेंशन से हम ये पता लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये समझाने के लिए ना एक पूरी आपको कहानी सुनानी पड़ेगी, वो कहानी सुनिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लाइव करते हैं, होलसेल की किसी से परमिशन ली, किसी ब्रांड से परमिशन ली और लाइव कर दी। ठीक है, अब अमेज़ोन ये नहीं करता कि आपसे पूछेगा भाई जी आपने ब्रांड से ली है या नहीं ली है प्रोडक्ट। वो ब्रांड अमेज़ोन को कहता है कि आपने जो भी मी टू लिस्टिंग करके मेरे साथ बैठेंगे ना, आपने उनसे पूछना है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से ली। अगर वो मेरी इनवॉइस आपको दें तो आपने उन्हें अलाउ करना है, अगर वो मेरी इनवॉइस आपको ना दे आपने अलाउ नहीं करना। ठीक है, अब आपने लिस्टिंग लाइव की, आप लाइव करके बैठ गए हैं, आपके कुछ यूनिट सेल भी हो गए हैं, लेकिन अमेज़ोन पहले दिन भी आपसे पूछ सकता है, 10 दिन बाद भी पूछ सकता है, 20 दिन बाद भी पूछ सकता है। अमेज़ोन ने आपसे पूछ लिया कहाँ से आए आप बताएं, आप उसे इनवॉइस देंगे अमेज़ोन को। अमेज़ोन ने वो इनवॉइस देखी, वो ऑलरेडी उसने उसे फॉर्मेट दिया होगा कि मेरी इनवॉइस इस तरह की है, वो एक्सेप्ट कर लेगा आपको लाइक। ठीक है, एक तो ये तरीका है उस ब्रांड का आपको जज करने का कि क्या आपने उसी से प्रोडक्ट, क्योंकि वो इतने लोगों को दे रहा है प्रोडक्ट, उसे कौन सा याद है या इतना बड़ा उसका डेटाबेस है। एक तरीका ये है अमेज़ोन को क्या देता है कि जी इनसे पूछें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो ब्रांड्स हैं ना उन्हें अमेज़ोन एक ना ऑप्शन देता है उनके सेलर अकाउंट में आईपी कंप्लेन की। आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? बताता हूँ। आईपी कंप्लेन की ऑप्शन देता है, वो अपने ब्रांड पे जाते हैं, उसकी लिस्टिंग पे जाके देखते हैं जी ये तो 20 बंदे आके बैठ गए इस प्रोडक्ट पे सेल करने के लिए। ठीक है, वो सबको आईपी कंप्लेन कर देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन कर देता है इसने कब्जा कर लिया कि भाई ये तो गलत आके बैठ गए, मैं ये तो मेरा ब्रांड है, मैंने तो इन्हें अलाउ नहीं किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ गई सब पे। ठीक है, आप बैठे हैं, आप पे भी आई। अब अमेज़ोन वेरीफाई करना शुरू, आप अमेज़ोन के साथ केस ओपन करेंगे, उससे बोलेंगे जी मैंने तो इससे ब्रांड से परचेजिंग की है, तो वो बोलेंगे जी दिखाएं आप प्रूफ दें।
तो आप उसे इनवॉइस देंगे, फिर वो आपको अलाउ करेंगे। इसे बोलते हैं आईपी कंप्लेन। इसके थ्रू वेरीफाई करता है ब्रांड, सबको आईपी कंप्लेन दे देता है। एक वे है वो अमेजोन को बोल देता है कि आप चेक करते रहें, कोई 10 दिन बाद जब भी आपका टाइम लगे ना आप इससे पूछ लेना कि आप कहाँ से आए। तो एक है वो बैठे बैठे आईपी कंप्लेन दे देता है ब्रांड, तो फिर आपने अमेजोन को सारा वेरीफाई करवाना। बात समझ में आ गई? तो ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है? ये एक्सटेंशन इसलिए यूज़ होती है कि उस स्पेसिफिक ब्रांड का चेक करना कि क्या इसने पास्ट में कभी किसी को आईपी कंप्लेन की है। बात समझ में आ रही? यस। तो वो कैसे चेक करेंगे? आप एक्सटेंशन यहाँ पे लगा देंगे ना, तो यहाँ पे एक आता है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, सारे देख लें। यस आ रहा है? जी ये इस एक्सटेंशन की वजह से। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेंट्स पहले पास्ट में कर चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कुछ भी लिखा नहीं आएगा तो इट्स मीन कि जिस ब्रांड ने कभी आईपी कंप्लेन नहीं की। अगर ये लिखा हुआ नहीं आएगा हाँ, नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फनल गुरु कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, हैजमेट भी नहीं है, आप सेल कर रहे हैं, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है अमेजोन लिस्टिंग के दौरान, मी टू लिस्टिंग में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, इट्स मीन कि आप प्रोडक्ट लगा के बैठ तो जाएंगे लेकिन आपको आईपी कंप्लेन आ सकती है, ज़रूरी नहीं आए, ज़रूरी नहीं, और ये बहुत कम आती है, बहुत कम। ऑथेंटिकेशन मतलब से ब्रांड की तरफ से भी आईपी कंप्लेन नहीं आई। मेरे भाई मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड लिखा आएगा ना, इट्स मीन कि ये पास्ट में ये वाला ब्रांड अपने जो इनके मी टू करके बैठे हुए थे सेलर्स, उन्हें आईपी कंप्लेन कर चुका है, सिंपल। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा इट्स मीन कि इसने कभी आईपी कंप्लेन नहीं की, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्कैन लिमिटेड का हो गया। अच्छा, स्कैन लिमिटेड की एक वेबसाइट भी होती है, वो कहाँ पे यूज़ होती है मैं आपको बताऊंगा। Amazon FBA प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, सेम उसी तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, जिस तरह से हम प्राइवेट लेवल में करते हैं। बट प्राइवेट लेवल का ये था कि हम वो चाइना में जाके वो सोर्सिंग करते थे, उनसे लेते थे रेट, लेकिन यहाँ पे तो हमने उसी मार्केट में उस ब्रांड से रेट लेना है ना जिससे प्रोडक्ट बाय करनी है, वो आपको यूनिट का रेट देगा, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट में कर। अभी आते हैं उस पर प्रोडक्ट। बट ये आइडिया आपको हो गया ना कि उस ब्रांड ने जो आपको रेट देना है, फिर अमेजोन पे जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आपने इसको। तो ये ब्रांड भी बार्गेनिंग करते हैं। हाँ, अच्छा, ये वाला एक टूल है Amazon JS सेल्स एस्टिमेटर या JS सेल्स एस्टिमेटर है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर है, ये टूल है। ये क्या टूल है? इसमें ना बेस्ट सेलर रैंक नंबर आप देते हैं, जी ठीक है, मार्केट प्लेस आप देते हैं और प्रोडक्ट की कैटेगरी देते हैं। क्या करते हैं? ये नीचे लिखा हुआ बेस्ट सेलर रैंक देते हैं उस स्पेसिफिक कैटेगरी का, ठीक है। लेट्स सपोज आप जानना चाह रहे हैं कि यार ये वाला जो सेल्स रैंक है ना इस कैटेगरी का, इसकी मंथली सेल्स कितनी होंगी। बात समझ में आ रही? एक सेल्स रैंक है, होम एंड किचन कैटेगरी है, और आपके जहन में ऐसे बैठे बैठे आता है कि यार इसका ये सेल्स रैंक है, अगर इतना सेल्स रैंक इसका है तो मैं चेक तो करूं इतने सेल्स रैंक पे इस कैटेगरी में कितनी मंथली सेल्स हो रही है, कितनी मंथली सेल्स मिलती हैं अगर मैं इतना अपना सेल्स रैंक कर लूँ। लेट्स सपोज ये प्राइवेट लेवल की बात है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। ये सेल्स एस्टिमेटर के नेम से आप ओपन करेंगे इसको, ये ओपन ही नहीं होगा यार, ये ब्लॉक की हुई है, क्या किया? ये क्रोम में कुछ एक्सटेंशन इस तरह से हो रही है। भाई ये मैं टूल्स की बात नहीं कर रहा,
में एक वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, क्यों नहीं हो रही? सर नया लिंक सब कितना सेल्स रैंक? 966। ये इसका सेल्स रैंक है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कैटेगरी ये कौन सी है? किचन यानी मेन इसकी कैटेगरी क्या है? मोमेंट किचन। तो कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट? यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल्स रैंक दिया, ठीक है, मार्केट प्लेस दी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैटेगरी ये किचन एंड डाइनिंग दे देते हैं जो हमारी में सब कैटेगरी है, और एस्टिमेटेड सेल निकालते हैं। $3,960 इसको मंथ की सेल्स आती है। सर ये आप लिंक से नहीं चेक कर सकते? जनरल स्काउट के एक्सटेंशन चेक किया था ये। ठीक है, ये उसमें यूनिट्स होता है, हाँ जी, ये उसमें यूनिट्स होता है। हाँ जी, इतने यूनिट सेल होते हैं इस प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट के, ठीक है। हम क्यों चेक कर रहे हैं? हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमने मी टू लिस्टिंग करनी है, और हम उसके बाद मी टू लिस्टिंग करने के बाद वहाँ पे देखेंगे कितने लोग बैठे हैं। लेट्स सपोज 10 बैठे हैं, तो हम उसकी सेल्स चेक करेंगे कि इसकी एस्टिमेटेड सेल्स इतनी मंथली हैं। हमें कितनी मिल सकती हैं अगर हम इस लिस्टिंग पे जाएंगे तो? अगर हम सिस्टम पे मीटिंग करके बैठते हैं तो कितनी सेल? इसलिए हम चेक करते हैं, समझ में आई? कि अगर हमें इतने % बाय बॉक्स मिलता है एक मंथ में, तो हमें इतनी सेल्स मिलेंगी, यानी कितनी सेल्स मिलेंगी, मेरा इतना रेवेन्यू होगा, इतना रेवेन्यू होगा तो मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट में होगा, यानी मैं एक मंथ में इस प्रोडक्ट से इतना कमा लूँगा। ये इसलिए हम करते हैं, ठीक है, एक आइडिया लेने के लिए कि यार ये प्रोडक्ट चल भी रही है या नहीं। यानी कि जिसकी सेल कम हो उससे क्या प्रॉफिट मिलना है? बात समझ में आ गई? कीपा का ग्राफ है, ये मैंने बता दिया आपको, पता है ना सबको? ये कीपा का ग्राफ है, ये सबको पता है। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि ना, जब हम ये कीपा का टूल यूज़ करते हैं उसमें प्राइस जब चेक करते हैं, अगर 3 मंथ में एक दफ़ा है तो थोड़ी सी है तो हम कर सकते हैं वो या नहीं? लेकिन ऐसा 1 possible- ईयर में काफ़ी ज़्यादा है। 3 मंथ हमारा टाइम होता है। प्राइस वॉर अगर 3 मंथ पहले चली है तो कोई इशू नहीं है, 3 मंथ हमने एवरेज टाइम हमें देखा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर मैप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। मैप रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? कि वो बिल्कुल constant जा रही है। तो बैंक की तरफ से एक फिक्स प्राइस दी जाती है कि आप एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं सेल कर सकते इस पर। मैप रिस्ट्रिक्शन हुसैन भाई ये होता है कि अब हमने मी टू लिस्टिंग किया, 10 लोग वहाँ पहले बैठे, हम 11 में चले गए सपोज, सबकी प्राइस डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट प्राइस है, सबने अपनी अपनी प्राइस रखी हुई है, जितनी में मर्जी बेच सकता है कोई। कुछ ब्रांड्स होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, तो वो एग्रीमेंट करते हैं आपको परमिशन देने से पहले कि आपने इस प्राइस से कम प्राइस नहीं करनी, ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। आपने अगर हमारी प्रोडक्ट सेल करनी है ना तो हम इससे कम नहीं बेचने देंगे आपको, ठीक है। वो जितने वहाँ पे लेट्स 11 बंदे बैठे, 11 की उतनी ही होगी सेम, ठीक है। इसे बोलते हैं मैप रिस्ट्रिक्शन ब्रांड की तरफ से। क्लियर हो गया? सर ये आप लोग सेम प्राइस एक मिनट में बात क्या कर रहा था मैं? बात इनकी कर रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैप रिस्ट्रिक्शन है फिर तो वो ग्राफ बिल्कुल सीधा है। मैप रिस्ट्रिक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है ग्राफ सीधा हो, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना। वो जो सेंट की ऊपर है तो वो जो अगर 1 सेंट भी कम ज़्यादा हुआ है तो वो ग्राफ ऊपर नीचे हो गया। वो एक ही जगह काफ़ी टाइम ऊपर नीचे हुआ है इसमें। वहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना, आपने देखना है वो कितने डॉलर्स ऊपर नीचे हुए।
सर वो अब मैं बताता हूँ एक प्रोडक्ट, मैं प्राइस वॉर किस तरह से जज करता हूँ, मैं किस तरह से देखता हूँ, वो मेरा क्राइटेरिया ये है कि एक प्रोडक्ट है $10 की, सपोज $10 की प्रोडक्ट, उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन है $1, $1 मुझे बच रहा है। अब मैं प्राइस वॉर अगर देखूं कि वो लास्ट 3 मंथ में उस पे ना जो है ऊपर नीचे 50 सेंट, कभी ऊपर गई प्राइस, कभी नीचे, कभी ऊपर गई, कभी 50 सेंट, कभी 30 सेंट गई, कभी 10 सेंट गई, 50 सेंट से ज़्यादा नहीं गई, ठीक है। तो मेरा तो पहले ही $1 का था प्रॉफिट मार्जिन, और 50 अगर मैं चला जाता हूँ फिर से वहाँ पे प्राइस वॉर 50 सेंट की शुरू होगी, मुझे 50 सेंट नीचे करना पड़ गया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10% की बजाय 5 रह गया, आधा हो गया ना। तो ये है, देखने को लग रहा है कि यार 50 सेंट ही है, हाँ देखने को लग रहा है कि 50 सेंट ही है ना, लेकिन वो प्रॉफिट मेरा आधा कर गया, ठीक है, प्रॉफिट कम था ना। तो ये तरीकाकार है प्रॉफिट। अगर एक प्रोडक्ट है $30 की है प्रोडक्ट, उसमें मैं $3 या $4 कमा रहा हूँ, अब उसमें अगर $1 भी ऊपर नीचे हो रहा है या $2 भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं उसे $1.5 भी हो रहा है, तो मैं उसे प्राइस वॉर नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें है अभी भी इतना। क्लियर हुई ये पॉइंट? क्लियर हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्टली जहाँ प्राइस वॉर लगती है वहाँ पे बाय बॉक्स सप्रेस हो जाते हैं। हाँ नहीं, वो अगर एक लिमिट से ही नीचे चले जाएं कि वो एक दूसरे के गिरेबान ही फाड़ने लग जाएं, बिल्कुल ही नीचे सारे करते जाएं प्राइस अपनी बाय बॉक्स लेने के लिए, फिर वो अमेज़न सरप्राइज कर देता है। ये पॉइंट और भी करिए साफ था ना, तो मुझे पता है कि $1 मुझे बच रहा है, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें इस प्रोडक्ट से यानी कि $1 या 4 सेंट बच रहे हैं? साफ सुथरा मैं बताता हूँ हौसला। अच्छा ये देख लें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। रिकमेंडेड प्राइस मेरे हिसाब से $12 से भी ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए। अब देखें इसमें ना जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको 10%, 12%, 13% इतना मिलेगा होलसेल के मॉडल, ठीक है। वो बहुत रेयर होता है कि आप 20% पे प्रॉफिट मार्जिन आपको मिले। हालांकि हम प्राइवेट लेवल में कितना था प्रॉफिट मार्जिन हमारा? 25% से कम वाली प्रोडक्ट करते ही नहीं थे, इससे ज़्यादा हो। तो इसमें इतना होलसेल में इतना प्रॉफिट नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी से हम ले रहे हैं ना, तो इतना प्रॉफिट इसमें नहीं होता। तो जितना प्राइस की प्रोडक्ट कम होगी, प्रोडक्ट की प्राइस जितनी कम होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन भी। अगर 10% है, $10 की आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, 10% प्रॉफिट मार्जिन है, तो $1 प्रॉफिट मार्जिन, $1 ना प्रॉफिट मार्जिन, तो वो कोई प्रॉफिट ही नहीं। $1 आधे डॉलर की प्राइस वॉर चलेगी तो आपका गया। तो अगर आपने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन करना तो इसमें हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सर आपकी लिस्टिंग पे जो प्राइस लगी है वो 12 के बाद हाँ बब हो, ताकि प्रॉफिट थोड़ा सा $1.5-2 बचे तो सही। कुछ प्रोडक्ट देखी तो उसका यानी कि $5 था, $7 था, उसमें क्या प्रॉफिट? कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई? उसके बाद यार बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि सेलर्स को केयरफुली आपने चेक करना है। जो आप वहाँ पे लिस्टिंग मीटू करके बैठे हैं, पता है ना न्यूज़ किस तरह से ओपन करते हैं, नो ऑफर काउंट, उसको ओपन करें और चेक करें उनका जाके कि उनके जो फीडबैक्स हैं या रिव्यूज़ हैं वो कितने हैं, ठीक है। वो आपके क्लाइंट के सेलर से, जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप प्रोडक्ट हंट करके दे रहे हैं, उसके क्लोज टू होने चाहिए, क्योंकि अमेज़न बाय बॉक्स देने के लिए वो भी चेक करता है ना रिव्यूज़ भी बताया ना। तो अगर एक बंदा बैठा 10,000 रिव्यूज़ वाला, आपका क्लाइंट के पास 5 रिव्यूज़ हैं, उसको तो बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा। हाँ, वो जितनी मर्जी प्राइस कम कर ले, नहीं ना मिलना। तो आपने जो कंपटीटर्स हैं उन्हें चेक करना है कि उनके रिव्यूज़ कितने हैं। बस आपके क्लोज टू होने चाहिए, 15, 20, 25, 30, 100, 100-200 हो। अगर उनके ज़्यादा भी हों, 300, 400, 500 भी हैं उनके, लेकिन बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करें जाके। वो अगर जिनके ज़्यादा है उन्हें क्या कितना बाय बॉक्स मिला, अगर उन्हें वो कम वालों से भी कम बाय बॉक्स मिल रहा है तो इसमें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपको भी मिलेगा वहाँ पे बाय बॉक्स। कहाँ समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक्सपीरियंस से आते हैं, जो मैं पहले ही आपको बताई जा रहा हूँ। पता नहीं आप पकड़ रहे हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है।
ठीक है। उसके बाद अमेज़न FBA वालों को प्रेफर करता है FBM के ओवर, तो वहाँ पे ना उस लिस्टिंग पे कम से कम 2-3 FBA सेलर्स बैठे होने चाहिए। 2-3 FBA। अच्छा मैं बताता हूँ, अब एक लिस्टिंग है उस पर 5 FBM सेलर्स बैठे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था, एक लिस्टिंग है उस पर 5 या 6 सेलर्स बैठे हैं, FBM कर रहे हैं सारे। अब अमेज़न का जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि जो FBA करता है मैं उससे ज़्यादा दूंगा बाय बॉक्स, ऐसे ही है। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना उस लिस्टिंग पे कि आप FBA वाले हैं, आप उस लिस्टिंग को मी टू करें और सेल करना शुरू कर दें। उन सबसे ज़्यादा आपको बाय बॉक्स मिलेगा, इतना ज़्यादा बाय बॉक्स आपको मिलेगा कि जितना उन 6 को मिल रहा है ना टोटल, उन 6 के बराबर इक्वल आपको केले को मिलेगा। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जो FBM कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, वो कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ बेहतरीन। अब जो FBM कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कम है ना, कम है कॉस्ट, अमेज़न को तो कोई फीस नहीं वो दे रहे, अपना फायदा देखा ना वो क्या करेंगे, वो प्राइस कम पे भी बेच सकते हैं ना। अब फिलहाल आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट की, आप साथ में बैठ के FBA करने के, ठीक है, आपकी जो रेंज है, आपका जो ब्रेक इवन प्राइस है वो है, लेट्स सपोज $15 की प्रोडक्ट है, आपकी ब्रेक इवन प्राइस है $12। इस पे ना आपको प्रॉफिट है ना लॉस है, इससे नीचे तो नहीं आप कर सकते। तो आप 50% बाय बॉक्स आप लेके जा रहे हैं, बाकी जो 50% है वो उन 6 में डिवाइड हो रहा है FBM वाला, ठीक है। तो FBM वाले क्या करेंगे, ये FBM वाले मोस्टली ड्रॉप शिपर्स भी होते हैं, ठीक है। ये पहले ही एक दूसरे के साथ ना झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ पे एक FBA वाला आ जाता है और वो आगे 50% लेके जा रहा है, वो तो पहले रो रहे थे, तो आप अकेले 50% लेना शुरू कर देंगे तो वो कहेंगे ये कैसे आ गए, तो फिर वो आपको हटाने का जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे, अपनी प्राइस कम कर देंगे, प्राइस इतनी कम कर देंगे। अब जो ड्रॉप शिपर है वो तो जितनी मर्जी कम कर सकता है ना, वो तो अपनी मर्जी से कम कर सकता है क्योंकि वो तो बहुत उसे प्रॉफिट होता है। हाँ, तो आप तो नहीं कर सकते ना इतनी कम प्राइस वॉर चला देंगे वहाँ पे। सेकंड, अगर फिर भी आपको बाय बॉक्स मिल रहा है, आपने प्राइस भी अपनी कम नहीं की, बाय बॉक्स अमेज़न फिर भी आपको दे रहा है, बड़ा आप पे मेहरबान है, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपस में ना, पहले वो झगड़ रहे थे, फिर वो आपस में एक्का कर लेंगे, पंजाबी में बोलते हैं, मिल जाएंगे, 6 के 6 आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे और आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे। आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो गया वो प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में, अकाउंट ही सस्पेंड करवा देंगे आप। बात समझ में आई ये चीज़। इसलिए उस लिस्टिंग पे 2-3 FBA सेलर्स लाजमी सेल करें, क्योंकि अगर वो सेल कर रहे हैं, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आपको भी कोई नहीं कुछ कहेगा। बात समझ में आई? मजे का था ना पॉइंट। वैसे सर अगर वो 6 मिलेंगे तो किस किस की प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो अपना ही नुकसान करेंगे, अगर एक वो इजीली कर सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट, पता नहीं आप लोग समझोगे या नहीं, चले दोबारा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा, इसमें ना FBM सेलर ऐसा नहीं है कि आपने FBM जो लिस्टिंग पे सिर्फ FBM सेलर्स बैठे हैं आपने उसे छोड़ देना, आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है जाके कीपा के ग्राफ से कि क्या यहाँ पे पास्ट में FBA करते रहे हैं, और करते रहे हैं तो कितनी देर के लिए करते रहे हैं। अगर वो पास्ट में करते रहे हैं सक्सेसफुली तो हमें अभी यहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए उस प्रोडक्ट पे जाना है और कीपा पे चले जाना। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट के कीपा ग्राफ पे जाना है, डेटा के टैब में जाना है और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद ऑफर्स के टैब में जाना है। जैसे ही आप ऑफर के टैब में जाएंगे आप कुछ ना इस तरह से डेटा शो होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये चेक मार्क क्लिक कर देना है प्राइम वाला
कि जो FBA कर रहे थे पास्ट में इस लिस्टिंग पे मुझे वो शो हों। सिर्फ अगर आप FBM ओनली कर लेंगे तो ये शुरू होगा, ठीक है। अगर आप फ्री शिपिंग कर देंगे तो जो सिर्फ फ्री शिपिंग दे रहे थे वो शो होंगे, और उनकी कंडीशन न्यू हो। ये यूज्ड वालों को आपने ऑफ कर दें, ठीक है। न्यू वाले हमारे कंपटीटर्स हैं ना, यूज्ड वाले तो है ही नहीं। साथ में ये वाला इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल ऑफर्स, इसको आपने ऑन कर दिया। हिस्टोरिकल ऑफर्स देखेंगे ना हम, जो हिस्ट्री में हम चेक करेंगे एक्चुअली में। अब यहाँ पे डेटा आपके पास शो हो रहा है, ये जो आपके पास बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना, ये पूरा टैब एक सेलर का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवें का। यहाँ पे हिस्ट्री में उसने 5 खोल के दिखाए हैं कि 5 FBM करते हैं। ये प्राइम साहब तो लिखा आ रहा है, कंडीशन उनकी न्यू आ रही है, और उसकी प्राइस हिस्ट्री वो बता रहा है कि इतने में ये सेल करता रहा है, ये सारा A to Z। स्टॉक इतना था, उसका सोल्ड इतने की है, ये सारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं जो हम देखने आए थे बेसिकली। सेलर का नेम भी बता रहा है, यहाँ पे FBM कर रहे हैं, या FBM के साथ चेक मार्क आएगा, ऐसे FBA के साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, रेटिंग। अब यहाँ पे चेक मार्क क्यों नहीं आ रहा है, ये अमेजोन सेल कर रहा है तो अमेजोन ना अपना स्टॉक शो करवाता है, मोस्टली कभी कभी करवा देता है, और ना चेक मार्क। ऑब्वियसली वो FBA ही कर रहा है, अमेजोन अपने वेयर हाउस से भेज रहा है। रेटिंग उसकी दिखा रहा है सेलर की, इस सेलर की इतनी 98% पॉजिटिव है, इसकी 100% है, ये भी 100% है, इतनी रेट रिव्यूज़ हैं इसके, ठीक है। लास्ट सीन उसका बता रहा है कि ये 7 मिनट अगो, पहले 4 मिनट था ना, अभी हमने चेक किया, ये 7 मिनट अगो ये लाइव था इस लिस्टिंग पे, ठीक है। और कब से था, 17 मिनट पहले। ये अभी आप छोड़ देंगे ये अमेज़न, ठीक है। ये यही अपने ज़हन में रखें कि ये कोई FBA सेलर है। 7 मिनट पहले ये इस लिस्टिंग से आउट ऑफ स्टॉक चला गया, और फर्स्ट सीन इसका क्या था, जब से ये इस लिस्टिंग पे लाइव हुआ, इस लिस्टिंग पे आया, मी टू करके बैठा, वो 17 मंथ पहले था। तो इट्स मीन कि इतने 17 मंथ बिजनेस किया इस लिस्टिंग पे FBA वाले ने, तो इसे FBM वालों ने कुछ नहीं कहा 17 मंथ। अगर कुछ कहना होता तो पहले वीक में इसे उड़ा देते, इसे कुछ नहीं कहा तो हमें भी यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर एक चीज़ है कि उसका लास्ट सीन इतना 2-2 साल, 1.5-2 साल पुराना है। कोई भी ऐसा FBA सेलर्स नहीं है जो रिसेंट पास्ट में ही अभी आउट ऑफ स्टॉक गया हो या उस लिस्टिंग से गया हो, तो आप उस लिस्टिंग को छोड़ दें, ठीक है। अब ये 2 घंटे पहले इसका लास्ट सीन था, लेकिन 22 दिन पहले आया था। 22 दिन पहले इसने ये सक्सेसफुली करता रहा इस पे। तो ये जो 8 मंथ पहले आया, 8 मंथ पहले चला गया ये, तो वो उसी महीने में ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया होगा। ये भी कुछ पुराना होगा टाइम, तो ऐसे ही आ जाएगा कि 2 मंथ पहले आया था, 2 मंथ पहले ही आउट ऑफ स्टॉक चला, ठीक है। ये लिस्टिंग छोड़ चुके हैं, इस तरह से कह रहे हैं। जो आउट ऑफ स्टॉक चला गया वो छोड़ गया ना लिस्टिंग बेसिकली। ये पॉइंट समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक जो हमने जो पढ़ लिया है, अच्छा ये रह गए यार, यहाँ तक ही तक किया। 90 डेज का एवरेज BSR इज प्रेफरेबल, जो हम BSR है हमारे क्राइटेरिया में, वो आप देख लें 30,000 के अंडर होना चाहिए USA के। डोंट गो फॉर प्रोडक्ट्स विच हैज़ ओनली 1 FBA सेलर। इसका क्या मतलब, इसमें यानी कि हम एक FBA वाला सेलर जो है सेलिंग कर रहा है उसको नहीं जाना। हाँ, इसका मैं बताता हूँ आपको। Amazon और ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। Amazon और ब्रांड सेल ना कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि Amazon ब्रांड सेल कर रहा है तो हमने वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं करनी। वो चेक कर लेना है उसका बाय बॉक्स की रोटेशन उनको कितना मिल रहा है, और वो आउट ऑफ स्टॉक कितनी देर तक जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। 1 FBA seller, don't go for products which has only 1 FBA seller। हाँ, इसके साथ भी ना जाए, इतना ही था। ये बड़ी लंबी कहानी है और मुझे लगता है आपको समझ नहीं आनी फिलहाल। हाँ, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नहीं अभी नहीं, फिर से, ठीक है। यानी कि 2 से 3 होने चाहिए मिनिमम, या 2 भी हो तो खैर।
सिर्फ 1 के साथ नहीं जाना आपने। कोई क्वेश्चन है किसी का? सेव कर लो रिकॉर्डिंग।